हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखो, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। तो देखो, जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स की, कंपाउंड्स की डिस्कवरीज हुई, नए नए कंपाउंड्स आए, तो हमने उनमें देखा उनमें से कुछ कंपाउंड्स में ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा था। ठीक है, तो आप कह सकते हो जो ऑक्टेट रूल है ये यूनिवर्सल नहीं है। ज़रूरी नहीं कि सभी ही मॉलिक्यूल्स इसको फॉलो करें, ठीक है, इसको ओबे करें। तो कुछ एक जो लिमिटेशंस जहाँ जहाँ पर आई है वो हम वन बाय वन क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो देखो, कई कंपाउंड्स हमें ऐसे मिले जिनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं थे। ऑक्टेट कंप्लीट का होना का मतलब क्या होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे उनमें। ठीक है, उनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स थे, बट स्टिल दे वर स्टेबल एंड वो एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि ऑक्टेट रूल क्या कहता था कि वही मॉलिक्यूल्स क्या होगे, स्टेबल होगे जिनका ऑक्टेट पूरा होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे भी हमें कंपाउंड्स मिले जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट था, जिनका 8 से कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे इन देयर वैलेंस शेल्स, बट स्टिल दे वर स्टेबल और वो एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैं आपको करवाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाता है बेरिलियम हाइड्राइड, BeH2। ठीक है, तो ये क्या था, इसमें भी अगर आप सेंट्रल एटम को देखोगे, इसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है। सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4। ओनली इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। अब इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए आपको 4 और इलेक्ट्रॉन्स कहीं से लाने होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट स्टिल ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, BeH2। तो इसका भी ऑक्टेट रूल के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो ऑक्टेट रूल होता है वो फेल हो जाता है। और दूसरा था लिथियम क्लोराइड। ठीक है, लिथियम क्लोराइड में भी देखो, तो यहाँ पर भी क्या है, लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 और 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास ओनली। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, ये भी ऑक्टेट पूरा नहीं कर पा रहा है इसमें भी। ठीक है, जैसे बोरोन का बना लेते हैं मॉलिक्यूल, BCl3 या BF3, उनमें क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और इसका ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट। ठीक है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि ऑक्टेट रूल हो जाता है यहाँ पर फेल। ठीक है, इस तरह के और भी कई एग्जाम्पल्स है, जस्ट मैंने यहाँ पर 3 लिए। ठीक है, अब आती है बात एक्सपेंडेड ऑक्टेट की। ठीक है, अब देखो एक और चीज़, यहाँ पर जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, हाइपोवेलेंट कंपाउंड। देखो, दो टर्म्स आती है, एक आती है हाइपो, दो प्रीफिक्सेस आते हैं, हाइपो एंड हाइपर। ठीक है, हमेशा याद रखना, हाइपो कोई एक आपके पास है चीज़, ठीक है, अगर वो उस डिज़ायर्ड वैल्यू से, उस पर्टिकुलर वैल्यू से कम होती है, तो आप टर्म यूज़ करते हो हाइपो। ठीक है, हाइपो कब यूज़ करते हो, जब कोई क्वांटिटी आपके पास या कोई भी नंबर आपके पास लेस है जितना होना चाहिए, तब आप यूज़ करते हो हाइपो। हाइपो प्रीफिक्स यूज़ होता है लेसर नंबर के लिए, एंड हाइपर होता है मोर के लिए। ठीक है, जहाँ पर आपके पास क्या है, ज़्यादा है, डिज़ायर्ड से या फिर पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा नंबर आ रहा है, तो आप बोलोगे हाइपर। तो हाइपो हाइपर हमेशा आपके पास बीच में देखना, कहीं कहीं आपका यूज़ होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हाइपोवेलेंट का क्या मतलब है, हाइपो मीन्स कम, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम है डिजायर्ड से। डिजायर्ड कितने थे, 8, तो 8 से कम है यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो इन कंपाउंड्स को आप बोलोगे कि ये है हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है इसी की तरह एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ठीक है, अब एक्सपेंडेड ऑक्टेट क्या हुआ, अब देखो कई ऐसे मॉलिक्यूल्स हमें देखने को मिले जिनका क्या था, ऑक्टेट ज़्यादा था। ठीक है, ऑक्टेट का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो उनका एक्सपेंडेड ऑक्टेट था। ठीक है, होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन उनके पास पाए गए 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, एंड स्टिल दे वर स्टेबल, और वो स्टेबल थे और एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो इसका भी आंसर ऑक्टेट रूल के पास नहीं था। यहाँ पर भी क्या आ जाती है, ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन आ जाती है, क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी वो स्टेबल क्यों है। ठीक है, तो सेकेंड लिमिटेशन में आप करोगे कि एक्सपेंडेड ऑक्टेट, और उन कंपाउंड्स को कहते हैं हम हाइपरवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, हाइपर का क्या मतलब हुआ, ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कहा था, हाइपर मतलब मोर। ठीक है, मोर देन एक्सपेक्टेड या फिर मोर देन
जो आपके पास कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, तो उससे ज़्यादा आ रही है। अब इसका फंडा देख लो, ये क्यों होता है। एक्सपेंडेड ऑक्टेट, वैसे मैंने पीछे लेक्चर्स में भी जब हमने लुईस स्ट्रक्चर पढ़े थे तभी मैंने डिटेल में आपको एक्सपेंडेड ऑक्टेट का फंडा बता दिया था, एक बार फिर से देख लो। देखो क्या होता है, जब आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड आ जाता है, ठीक है। जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं एंड थर्ड के आगे जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स, इनमें क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं डी ऑर्बिटल्स। सारी कहानी शुरू होती है डी ऑर्बिटल्स की वजह से। तो इनके पास जो थर्ड पीरियड है उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं, ठीक है। आगे जाके क्या होते हैं, फिल्ड भी होते हैं। तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास एडजस्ट करने के लिए वो एक्साइटेशन वगैरह करवा देते हैं। वो आप आगे थ्योरीज में पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है। पर यहाँ पर इतना समझ लो कि क्या होता है, जो थर्ड पीरियड है या थर्ड पीरियड के आगे वाले एलिमेंट्स है, उनके पास डी ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी होती है। ड्यू टू दिस वो क्या होते हैं, उनका क्या हो जाता है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट होता है उनका, ठीक है। वो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकते हैं, इस वजह से वो अकोमोडेट कर सकते हैं मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स वो अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि उनके पास जगह है, अकोमोडेशन है उनके पास इलेक्ट्रॉन्स के लिए, क्योंकि उनके पास होते हैं डी ऑर्बिटल्स। अगर आप सेकंड पीरियड की बात करो, जिसमें यहाँ पर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह आ रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होता, उनके जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनके एक्सपैंडेड ऑक्टेट क्यों नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर डी ऑर्बिटल्स उनके पास नहीं होते हैं। थर्ड पीरियड से डी ऑर्बिटल्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपको एक्सपेंडेड ऑक्टेट देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैं लिखूंगी उसमें भी कौन से एलिमेंट्स होंगे, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स, जैसे सल्फर एंड फॉस्फोरस के हम क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे जिनमें एक्सपेंडेड ऑक्टेट होगा। सो एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड एंड बियॉन्ड इट, और उनके आगे वाले इन पीरियोडिक टेबल हैव वेकेंट या फिर फिल्ड। कईयों के क्या होते हैं, वेकेंट तो चलो थर्ड पीरियड में आगे, कई जगह डी ऑर्बिटल्स क्या होगे, फिल्ड भी होगे, लेकिन वो क्या करेंगे, एक्साइटेशन वगैरह करके, ठीक है। तो क्या करेंगे, वो स्पेस बना देते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए अकॉर्डिंग टू द नीड, जितनी उनको नीड है, वो हम वेस्पर एंड वीबीटी में पढ़ेंगे, ठीक है। सो दे कैन अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, इसीलिए कहा जाता है इन एलिमेंट का होता है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। वो अगर मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अगर ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स के साथ मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो उनके पास ये पावर होती है कि वो अपना ऑक्टेट जो है वो एक्सपैंड कर पाए, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या आ जाता है, एग्जाम्पल में आ जाता है SF6। अब SF6 बनाओ, SF6 कैसे बनाओगे, सल्फर बीच में आ गया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर फ्लोरीन आ गए 6, ठीक है, सराउंड कर दिए सल्फर को। अब इनके पास कितने हैं, इसका हमने लुईस स्ट्रक्चर ये बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ये सब। अब अगर आप फ्लोरीन का देखो, फ्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा है, इसमें हमें कोई भी टेंशन नहीं है, फ्लोरीन का ऑक्टेट बिल्कुल ही हमारे पास कंप्लीट है, क्योंकि इसके पास है 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस 2 यहाँ से बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स इनके पास आ जाते हैं, तो इसका ऑक्टेट तो पूरा है। लेकिन ज़रा आप सल्फर का देखो, सल्फर के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो सल्फर के पास यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर ऑक्टेट रूल फॉलो ही नहीं हो रहा। एंड इनफैक्ट जो ऑक्टेट है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में है यहाँ पर। तो ऐसे भी कुछ एलिमेंट या फिर आप कह सकते हो हाइपरवेलेंट हमारे पास कंपाउंड्स देखने को मिले, जिनमें एक्सपेंडेड ऑक्टेट था और वो स्टेबल थे। तो इसका भी ऑक्टेट रूल से कोई भी इसका एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिला, तो यहाँ पर ऑक्टेट रूल क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। और दूसरा, जैसे हम आयंस की भी बात करें, आयंस में जैसे सल्फेट आयन है, पीछे भी प्रैक्टिस के टाइम हमें ये चीज़ पता है। अगर हम इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं, मैं डायरेक्ट बना रही हूँ, सल्फर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, और 2 नेगेटिव्स आते हैं यहाँ पर। अगर इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप लगाओ तो इस तरह से ये लोन पेयर्स आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर। ऑक्सीजन के तो ऑक्टेट पूरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और वैसे ही सभी के ऑक्टेट पूरे हैं, सभी ऑक्सीजन्स के। बट
जो सल्फर है, सल्फर के चारों तरफ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगेन यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी इसका एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, ठीक है। सल्फर का यहाँ पर एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो सल्फर के पास क्या होगा, अवेलेबिलिटी है डी ऑर्बिटल्स की, जहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं आराम से। इस वजह से उसका ये हुआ कि उसने अपना बॉन्डिंग ज़्यादा करा, ठीक है, उसने नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा बनाए, ठीक है। तो ये वाले कंपाउंड्स भी क्या थे, ये स्टेबल थे, लेकिन इनमें ऑक्टेट रूल बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस में आ गए। और अनदर एग्जांपल हम करते हैं PF5 का, ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3, ठीक है। सिवे सिंगल होगा, ये फ्लोरीन्स आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी इनके चारों तरफ इसके अपने क्या हो जाएंगे, लोन पेयर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्लोरीन का क्या है, ऑक्टेट पूरा है, अगर आप काउंट करोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। लेकिन अगर आप फॉस्फोरस का देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अगेन इसका ऑक्टेट जो है वो एक्सपेंडेड है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल थे इसके। और अगर हम सल्फ़र की बात करें तो देखो जैसे सल्फ़र एंड फॉस्फोरस है, बेशक यहाँ पर ये एग्जाम्पल हमने लिए हैं जिनमें इनका ऑक्टेट एक्सपेंडेड हमने दिखाया है, लेकिन ये ऐसे भी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिनका जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। वो ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे सल्फ़र का ही देखो, सल्फ़र का क्लोरीन, 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो सल्फर का यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर इसका ऑक्टेट इज कंप्लीट। तो ये नहीं है कि ऑक्टेट रूल की सभी जगह लग रहा है, एंड ये भी नहीं है कि जैसे फॉस्फोरस एंड सल्फर की तरह के जो एलिमेंट्स है वो हमेशा ही एक्सपेंडेड ऑक्टेट ही उनमें देखने को आपको मिले। अकॉर्डिंग टू द नीड की कितनी बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग वो क्या होते हैं, अपना एक्सपैंड कर पाते हैं ऑक्टेट। यहाँ पर उसको ज़रूरत नहीं फील हुई ऑक्टेट एक्सपैंड करने की, क्योंकि यहाँ पर 2 ही एटम्स है जिसके साथ उसने बॉन्ड बनाना है, और आराम से यहाँ पर बॉन्ड बनाने के बाद वो ऑक्टेट रूल को भी ओबे कर रहा है। तो ये एक्सपैंड नहीं यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इसका ऑक्टेट, ठीक है। तो ये बात थी। और नेक्स्ट लिमिटेशन आती है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। देखो हमने कई ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स देखे जिनमें ऑक्टेट रूल ओबे नहीं हो रहा था। अब ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो जो हम पढ़ते हैं लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सुना होगा आपने। तो क्या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर, तो इसे 1 लोन पेयर बोलेंगे, ठीक है, 2 लोन पेयर नहीं बोलेंगे। पेयर का क्या मतलब है, 2 चीज़ें, तो ये होता है 1 लोन पेयर। तो जनरली क्या होता है, सब जगह हम क्या करते हैं, लोन पेयर आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन कई कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें लोन पेयर ना होके क्या होते हैं, लोन पेयर तो होते हैं लेकिन उनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन्स मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसका पेयर ना बना हो, जो कि लेफ्ट आउट रहा हो, वो होता है ऑड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल देखोगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, अगर हम उसका लुईस स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, ठीक है, तो उसका ये बनता है 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 6। तो इस पे नेगेटिव चार्ज होता है अगर फॉर्मल चार्ज देखोगे, एंड नाइट्रोजन पे होता है +1 फॉर्मल चार्ज, ठीक है, एंड सिंगल यहाँ पर होता है 1 इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज द ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये वाला होता है आपका ऑड इलेक्ट्रॉन। तो ये है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। इनमें भी क्या होता है, ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है। नाइट्रोजन का देख लो 1 2 3 4 5 6 7, ओनली 7 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, ऑड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्टेट रूल इसमें क्या हो जाएगा, फॉलो नहीं होगा। वैसे ही NO का भी है। NO के केस में देख लो, यहाँ पर NO के केस में ये ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाता है, नाइट्रोजन पे ये आ जाता है ऑड इलेक्ट्रॉन, एंड इसका भी ऑक्टेट पूरा नहीं है नाइट्रोजन का, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके पास भी क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास प्रेजेंट है। तो इनमें भी जो ऑक्टेट रूल है वो फॉलो नहीं होता, ठीक है। अब आगे चलते हैं 4th पॉइंट पे। तो देखो कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस। देखो अभी तक जो भी हम ये कहानी पढ़ रहे हैं, जब आप अगर आपने पहले से
वीडियोस को फॉलो किया है तो मैंने पहले भी लेक्चर में आपको बताया था, जो बेस था, जो बेसिस था ऑक्टेट रूल का, ठीक है। ऑक्टेट रूल का बेसिस क्या था? उनका बेसिस ये था कि इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस, ठीक है, इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने कंपेयर करा था, ठीक है। ऑक्टेट रूल में जिन्होंने दिया था ऑक्टेट रूल, उन्होंने कहा था कि इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस को ध्यान में रखते हुए हम भी ये चीज़ कहते हैं कि जो भी एलिमेंट है वो ट्राई कर रहा है कि वो भी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करे या फिर उसकी तरह अपना ऑक्टेट पूरा करे, सो दैट वो भी इनर्ट बने और स्टेबल बने, ठीक है। यही बेसिस था ऑक्टेट रूल का। अब नोबल गैसेस में क्या होता है, उनमें जो ऑक्टेट होता है, जैसे अगर आप नियॉन का देखो 10 एटॉमिक नंबर है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो ज़रा, इसमें जो आउटर शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इनका ऑक्टेट पूरा होता है। किसी भी गैसेस का, नोबल गैसेस में से किसी को भी उठा दो तो सभी के क्या हो गए, आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मिल जाएंगे। दैट मीन्स इनके होते हैं ऑक्टेट पूरे, और इस वजह से ये होते हैं इनर्ट, ठीक है, एंड स्टेबल भी होते हैं, ठीक है, किसी के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करते। तो उस टाइम मानना ये था कि ऑक्टेट रूल भी इसी तरह का है कि हर एक एलिमेंट की अपनी टेंडेंसी होगी कि वो बॉन्डिंग में जाए, सो दैट वो एक्वायर करे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और अपना क्या करे, ऑक्टेट पूरा करे। यही था ऑक्टेट रूल, ठीक है। बेस्ड था ऑन द इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। लेकिन आगे चल के हमने ये भी देखा कि जिस इनर्टनेस की आप बात कर रहे हो नोबल गैसेस की, वो एक्चुअली इतनी भी इनर्ट नहीं है, उनके भी कंपाउंड्स, मैनी कंपाउंड्स आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो ऑक्टेट रूल है, जो हमने बेसिस बनाया है इनर्टनेस का, वो भी एक हमारा गलत बेस है, ठीक है। तो जैसे कंपाउंड्स हमने नोबल गैस के कौन कौन से, HCF2 भी देखने को मिलता है, ठीक है, जिनॉन का, एंड जिनॉन का ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ भी देखने को मिला, एंड क्रिप्टन का फ्लोरीन के साथ भी देखने को मिला कंपाउंड। तो इस तरह के और भी कंपाउंड्स है जो नोबल गैसेस बनाता है, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन आ गई। एंड फिफ्थ पॉइंट है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी एंड एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो देखो ऑक्टेट रूल ने कहीं पर भी स्टेबिलिटी की बात नहीं करी और ना ही एनर्जी की बात करी कि मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कम होनी चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, एंड सो ऑन, ठीक है। एंड इट डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। शेप की भी कोई भी बात नहीं करी है। जो ये हम लुईस स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना एक बात, जो हम लुईस स्ट्रक्चर भी बनाते हैं वो जस्ट हम रफली बनाते हैं, उसमें हम परफेक्ट शेप नहीं बताते किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जस्ट इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर बताते हैं, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों के लिए जो ये स्टेबिलिटी की बात नहीं करी, एनर्जी की बात नहीं करी, शेप की बात नहीं करी मॉलिक्यूल की, यही चीज़ें आगे जाकर इनके लिए थ्योरीज आई, जैसे वेस्पर थ्योरी है, ठीक है, VBT दी गई, ठीक है। तो इन चीज़ों ने क्या बताया, स्टेबिलिटी की बात करी, एनर्जी की बात की गई इन थ्योरीज में, ठीक है। वो चीज़ें हम आगे जाकर डिटेल में थ्योरीज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट्स थे ऑन द लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अच्छे से आप इन्हें कर दीजिए, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही था, तो मिलते हैं इसी चैप्टर के अनदर लेक्चर में। बाय बाय।